हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो देखिए आप लोग पहली बार ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जाते हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। तो अगर आप लोगों की परीक्षाएं जनवरी में लगी हुई है या फरवरी में आप परीक्षा देने वाले हो, 2026 में आप कभी भी एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपका महासंग्राम क्लास लेकर आ गई हूँ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपना आंसर जाकर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो से पहले भी मैंने आपके लिए कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी, तो जरूर देखिएगा। और जो आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट्स है उसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक जरूर कीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सरोजनी नायडू। देखिए आप लोगों के यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको राइटर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें आपको सरोजनी नायडू का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ना है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सरोजनी नायडू ने कितने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, क्या क्या इन्होंने राइट किया, यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो आपको सरोजनी नायडू के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का, श्री अरबिंदो का, मुल्क राज आनंद का, बहुत सारे राइटर्स का दिया गया है। तो आप सरोजनी नायडू के बारे में तैयार रखिएगा, श्री अरबिंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तैयार रखिएगा, क्योंकि वो सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई है, आपकी महामैराथन क्लास, इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री अरबिंदो का कंट्रीब्यूशन दिया था कि आपको आंसर के साथ कैसे लिखना है। तो आप देख लीजिएगा। आप कैसे लिखेंगे, आपसे सरोजनी नायडू के बारे में पूछेगा, तो देखिए आप लिखेंगे, सरोजनी नायडू वॉज ए फेमस इंडियन पोएट, फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर। तो सरोजनी नायडू वॉज थी ए फेमस इंडियन पोएट, एक बहुत ही फेमस भारतीय कवित्री थी। ये पोएम्स लिखती थी, कविताएं लिखती थी। फ्रीडम फाइटर, यानी कि हमारे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि हमारे भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो आंदोलन किया जा रहा था, उसमें ये भी भाग ले रही थी। एंड ये पॉलिटिकल लीडर थी। शी वॉज बोर्न इन 1879 इन हैदराबाद, और ये 1879 यानी 1879 को हैदराबाद में पैदा हुई थी। एंड वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, क्योंकि इनकी जो पोएम्स होती थी काफ़ी मीठी सुरीली होती थी, अच्छी होती थी, स्वीट होती थी, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम महात्मा गांधी ने दे दिया था। और देखिए पूरा जो लॉन्ग कंट्रीब्यूशन आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको यूनिट्स की वीडियोस देखनी होगी। पूरी वीडियो आप देखिएगा, पूरा लॉन्ग आंसर आपको प्रोवाइड किया था मैंने सरोजनी नायडू के कंट्रीब्यूशन का। एंड वॉज द कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर ब्यूटीफुल पोएम्स, अपनी खूबसूरत कविताओं के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शी रोट सिंपल पोएम्स अबाउट नेचर, लव एंड इंडिया, इन्होंने लिखा बहुत ही सिंपल पोएम्स अबाउट नेचर के बारे में, यानी प्रकृति के बारे में, लव के बारे में, एंड इंडिया, अपने भारत, हमारे भारत इंडिया के बारे में। हर मेजर वर्क्स इंक्लूड द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। मेजर वर्क को आप अलग लाइन में लिखिएगा एग्जाम में, और ब्लैक पेन से लिखिएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है। द बर्ड ऑफ टाइम, देखिए मैं अलग अलग से आपको दिखा रही हूँ, ये एक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, आप ये तीनों डाल दीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं, जो मैंने आपकी क्लासेस के टाइम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था। और इनका जो सरोजनी नायडू का पूरा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, उसको मैंने आपको हेडिंग बाय हेडिंग दिया है। अपना नोट्स देखना चाहते हैं तो आप लोग यूनिट नंबर 1 की वीडियो जाकर चेक कीजिएगा, कई पार्ट्स में अपलोड है, हर राइटर की अलग अलग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 8 में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए वे टू शो इंफॉर्मेशन यूजिंग स्लाइड्स ऑन ए कंप्यूटर और स्क्रीन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इज ए वे, ये एक तरीका है शो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को दिखाने का यूजिंग स्लाइड्स, और इसमें स्लाइड्स को यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कोई मूवी ड्रामा में देखा होगा आप लोगों ने, जब ऑफिस में कोई मीटिंग्स होती है तो जो बॉस होते हैं वो पूरा कंप्यूटर पे एक स्लाइड होता है लगाए होते हैं सामने, और उसको स्लाइड कर कर के अपने सारे लोगों को समझाते रहते हैं कैसे क्या क्या करना है। तो वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, और आज के टाइम में इसका यूज़ स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह किया जाता है। इट यूजेस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को यूज़ करता है, पिक्चर्स को यूज़ करता है, इसमें चार्ट भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, टू एक्सप्लेन आइडियाज़ क्लियरली। तो आइडियाज़ को, जो भी विचार होते हैं उनको ईजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ को भी ऐड करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स, इसको आजकल स्कूल में, कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बच्चों को लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू उसको अच्छे से समझाया जाता है। ऑफिस में इसका यूज़ होता है मीटिंग्स टू मेक लर्निंग एंड एक्सप्लेनिंग ईजी, और मीटिंग में भी इसका यूज़ करते हैं हर चीज़ अच्छे से ईजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के टाइम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है हर एक फील्ड में यूज़ होता है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, मीटिंग्स में। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग में आप लोगों से पूछेगा, क्योंकि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है वो लॉन्ग में पूछता है। द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी जो आपके सिलेबस में दी गई है, जिसके राइटर है ओ हेनरी, तो मैंने आपको पूरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन हर एक शॉर्ट यूनिट का पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, और मैं आपको बता रही हूँ कि जो द लास्ट लीफ का है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। उनमें मैंने केवल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। यहाँ तो हम लॉन्ग शॉर्ट मिक्स करके देख रहे हैं ना, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन लॉन्ग में आता है। उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रही हूँ जो सेक्शन ए में आएगा, वेरी शॉर्ट। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपके लिए महासंग्राम क्लास अपलोड की है, उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बताया है, हर जो आपके सेक्शन बी और सी में आता है, यानी 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में जो आपको लिखना होता है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। फिर नंबर 1 डालकर पहली हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन देना होगा इस पोएम के बारे में। द लास्ट लीफ इज़ ए फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी। तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसके राइटर हैं ओ हेनरी, दैट, जो कि रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन काइंडनेस, और ये जो पोएम है ह्यूमन काइंडनेस, होप एंड सेक्रीफाइस को दिखाती है, क्योंकि इसमें इंसानों की दया, एक होप है या आशा है, सेक्रीफाइस, और हम बेहरमैन का सेक्रीफाइस देखते हैं जो 60 साल का बूढ़ा आदमी है। इट इज़ सेट इन एन आर्टिस्ट कॉलोनी। ये जो स्टोरी है आर्टिस्ट कॉलोनी में सेट की गई है, और आप इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स देखते हैं, एक है जॉन्सी, एक है सू, और एक है बेहरमैन। ये तीनों ही आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी एंड सू बेस्ट फ्रेंड है जो कि यंग हैं, और बेहरमैन बूढ़ा है 60 साल का, ये भी आर्टिस्ट है। और जो बेहरमैन है इनकी ही बिल्डिंग में रहता है, मतलब कि बेहरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और ये सब ऊपर वाले फ्लैट पर रहती हैं। तो ये जो है आर्टिस्ट कॉलोनी को दिखाता है एंड डील्स विद इलनेस एंड इमोशनल स्ट्रगल। और ये जो पूरी स्टोरी है इलनेस यानी बीमारी पर बेस्ड है, और इमोशनल स्ट्रगल भी इसमें दिखाया गया है। आप देखते हैं जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है और वो जीने की सारी होप खो देती है, लेकिन जो बेहरमैन है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है और उसको बचा लेता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में जो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वो है थीम। आप थीम में लिखेंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज होप एंड सेल्फलेस लव। इस स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो होप यानी आशा या उम्मीद है, और सेल्फलेस लव है। इट शोज हाउ होप कैन गिव स्ट्रेंथ टू लिव एंड हाउ सेक्रीफाइस कैन सेव ए लाइफ। ये स्टोरी दिखाती है कि हाउ, कैसे होप जो है
कैन गिव यू स्ट्रेंथ, जीने की एक स्ट्रेंथ देती है, और सेक्रीफाइस कैसे एक लाइफ बचाता है। जॉन्सी को जब न्यूमोनिया हो गया तो वो अपनी खिड़की से बाहर हमेशा देखती थी, और खिड़की के सामने वाले पेड़ पर जो पत्तियां लगी हुई थी, पतझड़ का टाइम चल रहा था, सारी पत्तियां गिर रही थी। तो जॉन्सी पत्तियों को काउंट करती है और कहती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी, यानी पेड़ का जब आखिरी पत्ता गिरेगा, तो उसके साथ वो भी मर जाएगी। तो जॉन्सी की जो दोस्त सू है वो काफ़ी उसको समझाती है, लेकिन ये नहीं मानती। जब बेहरमैन को ये बात पता चलती है तो जिस रात पेड़ का पूरा पत्ता गिर गया था और जॉन्सी सो गई थी, उसी रात बेहरमैन जाकर उसी तरह की एक पत्ती को पेड़ के सामने वाली दीवार पे बनाता है, जो दूर से देखने में लग रही थी कि मतलब इतने आंधी तूफान के बाद भी वो पत्ती वहाँ अभी भी लटक रही है। जब जॉन्सी उसको अगली सुबह देखती है तो उसको एक होप मिल जाती है कि वो कैसे मरने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो गलत थी। और देखो कैसे आंधी तूफान में भी ये पत्ता नहीं गिरा पेड़ से, तो उसको जीने की एक होप मिल जाती है। लेकिन बेहरमैन को आधी रात में तेज़ हवाओं की वजह से बुखार हो गया, निमोनिया हो गया और वो भी मर गया। लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस था एक जवान लड़की को लाइफ दे गया। तो ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे होप जीने की उम्मीद दे सकता है, और कैसे किसी का सेक्रीफाइस किसी की जान को बचा सकता है। तो जो बेहरमैन था उसने पूरी लाइफ में कभी कोई मास्टरपीस पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन उसकी ये जो लास्ट लीफ पेंटिंग थी उसकी लाइफ की मास्टरपीस पेंटिंग थी। अगली हेडिंग है प्लॉट। प्लॉट का मतलब मैंने आपको बताया था कथानक होता है, जो आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है। द प्लॉट इज सिंपल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इमोशनल। इस स्टोरी का जो प्लॉट है बहुत ही सिंपल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इमोशनल है। द स्टोरी मूव्स स्मूथली एंड एंड्स विद ओ हेनरीज टिपिकल सरप्राइज एंडिंग विच इज टचिंग एंड मीनिंगफुल। ये स्टोरी बहुत ही स्मूथली मूव करती है, आगे बढ़ती है, और इसका जो एंड होता है, ओ हेनरी की जो स्टोरी है, ये एंडिंग इसकी काफ़ी सरप्राइज कर देती है ऑडियंस को। देखिए जब हम इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें पढ़कर कुछ और लगता है। जब जॉन्सी पत्ते को काउंट करती है तो हम कुछ और सोचते हैं। मतलब हर ऑडियंस के मन में आता है कि आखिर ये लड़की पेड़ के पत्ते को काउंट क्यों कर रही है। और जब हम इसकी एंडिंग देखते हैं तो हम काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे वो लास्ट लीफ जो जॉन्सी को उसकी मरने की वजह लग रही थी, वही लास्ट लीफ, वही आखिरी पत्ता उसे जीने की उम्मीद दे जाता है, और वो एकदम अच्छी हो जाती है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसकी जो एंडिंग है काफ़ी हार्ट टचिंग और मीनिंगफुल है। इसकी 4th हेडिंग होगी कैरेक्टर्स। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं उस स्टोरी के बारे में, तो कैरेक्टर्स के बारे में भी लिखिएगा। बेहरमैन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ही साइलेंट सेक्रीफाइस मेक्स हिम ए ट्रू हीरो। उसका जो ये साइलेंट सेक्रीफाइस है कि उसने अपनी जान गंवा दी किसी की जान बचाने के लिए, ये चीज़ उसको एक ट्रू हीरो के रूप में इस स्टोरी में दिखाता है। सू रिप्रेजेंट केयर एंड फ्रेंडशिप, और जो सू है जॉन्सी की दोस्त है, वो दिखाती है केयर और दोस्ती को, सच्ची दोस्ती को, कि उसकी दोस्त इतनी बीमार है लेकिन फिर भी उसको वो मोटिवेट करती है, उसको एक होप देती है, उसको जीने की एक उम्मीद देती है, उसका ख्याल रखती है और अपनी सच्ची दोस्ती को वो दिखाती है। वाइल जॉन्सी शोज डिस्पेयर, और जॉन्सी डिस्पेयर के रूप में दिखाई गई जिसकी सारी होप खत्म हो गई है जीने की। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की 5वीं हेडिंग है स्टाइल। ओ हेनरीज लैंग्वेज इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव। तो ओ हेनरी की जो लैंग्वेज है इस स्टोरी में काफ़ी सिंपल है, रियलिस्टिक है और इफेक्टिव है। 6 हो जाएगा मैसेज। ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? द स्टोरी टीचेज दैट ट्रू ह्यूमैनिटी एंड होप आर पावरफुल फोर्सेज इन लाइफ। तो ये स्टोरी हमें ट्रू ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है, होप के बारे में बताती है कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो होप होती है वो हमें बहुत और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है, और इंसानियत क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, हर एक चीज़ के बारे में ये स्टोरी हमें मैसेज देती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज डिवाइस है जो आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। बहुत सारे प्रोज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंटीथेसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच
in which two opposite or contrasting ideas are placed together in a sentence to highlight the difference between them. ये एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, जिसमें टू अपोजिट, दो अलग अलग कंट्रास्ट करके आइडियाज़ को रखा जाता है टुगेदर, एक साथ, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, टू हाईलाइट करने के लिए, डिफरेंस अंतर, बिटवीन देम, उनके बीच अंतर देखने के लिए। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है कंट्रास्ट करके उनके बीच में डिफरेंस देखने के लिए। इट मेक द मीनिंग क्लियरर और मोर पावरफुल। और ये जो एंटीथेसिस होता है किसी भी मीनिंग को क्लियरर और पावरफुल बनाता है। एक एग्जांपल है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। यानी जो स्पीच है, जो बोलना है, वो सिल्वर है, चांदी है, लेकिन चुप रहें हम, अगर साइलेंट रहें तो वो गोल्डन है, सोना है। तो यहाँ पर देखिए सोने चांदी को और स्पीच और साइलेंस को एक ही सेंटेंस में रख के कंट्रास्ट कर दिया गया कि बोलना अगर चांदी है तो शांत रहना सोना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज चार्ल्स लैम्ब कॉल द चिल्ड्रेन ड्रीम चिल्ड्रेन। चार्ल्स लैम्ब का जो इससे आपने पढ़ा है ड्रीम चिल्ड्रेन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी जो क्वेश्चन लॉन्ग है उसको भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। और चार्ल्स लैम्ब एक ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट थे और ये क्वेश्चन भी सेक्शन सी में आ जाता है कि डिस्कस चार्ल्स लैम्ब एज ए ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाई डज चार्ल्स लैम्ब कॉल, चार्ल्स लैम्ब क्यों चिल्ड्रेन को, बच्चों को ड्रीम चिल्ड्रेन कहते हैं। ही कॉल्स देम ड्रीम चिल्ड्रेन। चार्ल्स लैम्ब अपने इस एस्से में बच्चों को ड्रीम चिल्ड्रेन कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है, असली नहीं है। एट द एंड ऑफ द एस्से, और एस्से के एंड में लैम्ब वेक्स अप, लैम्ब जागते हैं, उठते हैं, एंड रियलाइजेज, और वो रियलाइज करते हैं, ही नेवर मैरिड, उन्होंने कभी शादी नहीं की, वो शादीशुदा नहीं थे, एंड नेवर हैड चिल्ड्रेन, और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। यानी कि चार्ल्स लैम्ब इस हिस्से में अपने दो बच्चों को, एलिस एंड जॉन को, ड्रीम चिल्ड्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि हिस्से के एंड में हमें पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं केवल उनके सपने में आते हैं, हकीकत में इनकी कोई शादी नहीं हुई थी, इनके कोई भी बच्चे नहीं थे। सपने में ये बच्चे देखते हैं और एक का नाम है जॉन, एक का नाम है एलिस, एलिस बेटी है, जॉन बेटा है। तो हमें ये तब पता चलता है, इसलिए चार्ल्स लैम्ब ने अपने बच्चों को ड्रीम चिल्ड्रेन कहा है और इससे का नाम भी है ड्रीम चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस हिस्से से पूछेगा वो है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द एस्से ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन एस्से का मैसेज क्या है। अच्छा देखो, थीम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थीम के लिए इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, देख लीजिएगा, थीम देख लीजिएगा। आज हम देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द एस्से टीचेस दैट, ये एस्से हमें ये मैसेज देता है दैट कि ड्रीम्स कैन ब्रिंग कंफर्ट, जो सपने होते हैं कैन ब्रिंग, ला सकते हैं कंफर्ट, आराम हमारे लाइफ में। जो सपने हैं वो हमारे लाइफ में कंफर्ट लाते हैं, बट रियलिटी कैन बी पेनफुल, लेकिन जो हकीकत होती है वो सच में क्या है, पेनफुल होती है, दर्दनाक होती है, काफ़ी दर्द देती है। जैसे चार्ल्स लैम्ब अपनी लाइफ में काफ़ी अलोन है, अकेलापन इन्हें महसूस होता है और ये अपने बचपन की यादें अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं अपने सपने में। तो जब हम इनका ये इससे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि चार्ल्स लैम्ब जो है अपनी लाइफ में कितने अकेले हैं और कितनी कुछ ऐसी इनकी डिज़ायर्स हैं जो अधूरी रह गई, कभी पूरी ना हो सकी। मेमोरीज एंड इमेजिनेशन हेल्प अस, जो मेमोरीज होती हैं या जो इमेजिनेशंस, कल्पनाएं होती हैं, हेल्प अस, हमारी मदद करती हैं। डील विद लॉनलीनेस एंड सॉरो, अकेलेपन और दुख को सहने में यादें और जो कल्पनाएं हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। जैसे चार्ल्स लैम्ब सपने देखकर अपने बच्चों को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं, अपने भाई के बारे में, अपने दादी के बारे में बताते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि चार्ल्स लैम्ब अपनी लाइफ में कितने अकेले हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लॉट इन लिटरेचर। प्लॉट क्या है लिटरेचर में। अच्छा देखो, अगर ऐसे भी पूछ दे व्हाट इज प्लॉट, डिफाइन प्लॉट, तो आप समझ जाइएगा कि प्लॉट के बारे में पूछ रहा है। यूनिट नंबर 2 में मैं आप लोगों को प्लॉट के बारे में पढ़ा चुकी हूँ।
प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए स्टोरी। एक कहानी में प्लॉट जो होता है सीक्वेंस होता है, क्रम होता है घटनाओं का, क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, जैसे स्टोरी धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है वही प्लॉट है। एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती है तो वही प्लॉट होता है। इट शोज हाउ द स्टोरी बिगिंस। प्लॉट दिखाता है कि कैसे एक स्टोरी शुरू होती है, डेवलप्स कैसे आगे बढ़ती है, रीचेज ए क्लाइमेक्स एंड एंड्स कैसे क्लाइमेक्स आता है और कैसे एंड हो जाती है। ए गुड प्लॉट हैज़ कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एंड या अंत। तो एक अच्छे प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, राइजिंग एक्शन भी होता है, क्लाइमेक्स भी होता है, रिजोल्यूशन भी होता है। और ये सब एक प्लॉट के क्या हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इट कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी क्लियरली। जो प्लॉट होता है वो रीडर को इंटरेस्टेड रखता है और रीडर की मदद करता है कहानी को समझने में कि कहानी के अंदर मेन थीम क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट क्या हैं? द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए प्लॉट आर एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत। कोई भी मूवी आप देखते हो, पहले मूवी शुरू होती है, फिर उसमें हीरो हीरोइन या जो भी कैरेक्टर्स होते हैं आप उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, कहानी आगे बढ़ती है, आपको समझ में आने लगती है, फिर विलेन आते हैं, हीरो और विलेन के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर सब कुछ सही होता है और स्टोरी क्या है, रिजोल्यूशन यानी एंड की तरफ बढ़ जाती है। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन यानी कहानी की शुरुआत होती है, फिर राइजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमेक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन यानी कि सब कुछ ठीक होने लगता है, एंड रिजोल्यूशन और कहानी ख़त्म हो जाती है। एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। जो एक्सपोजिशन है यानी शुरुआत जो है वो हमें कैरेक्टर्स और सेटिंग के बारे में बताता है। सेटिंग का मतलब टाइम क्या है, प्लेस क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन है, क्या क्या नाम है। राइजिंग एक्शन बिल्ड टेंशन, राइजिंग एक्शन टेंशन बिल्ड करता है। क्लाइमेक्स इज अ टर्निंग पॉइंट, क्लाइमेक्स से कहानी में टर्न होता है। फॉलिंग एक्शन शोज रिजल्ट, फॉलिंग एक्शन कहानी में हमें रिजल्ट दिखाता है, सब कुछ ठीक होने की कगार पे हो जाता है। एंड रिजोल्यूशन एंड्स द स्टोरी, और रिजोल्यूशन का मतलब है कहानी का अंत, सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टोरी के अंदर वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यही होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए प्लॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थीम इन प्रोज। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज थीम, थीम क्या है डिफाइन कीजिए। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थीम इज द सेंट्रल आइडिया और मेन मैसेज ऑफ ए प्रोज पीस। तो सेंट्रल आइडिया या मेन मैसेज होता है किसी भी कहानी का जो थीम होता है। जब भी आप पूरी कोई कहानी पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, तो आपको जो कुछ समझ में आता है कि मेन जो निचोड़ है इस स्टोरी का वही थीम होता है। इट टेल्स व्हाट द राइटर वांट्स टू से अबाउट लाइफ, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर। मतलब कि राइटर क्या कहना चाह रहा है लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में या नेचर के बारे में, मतलब जिस चीज़ के बारे में वो लिख रहा है अपनी स्टोरी में, अपने नॉवेल में या अपने ड्रामा में, तो उसका क्या पूरा थीम निकल रहा है, क्या मैसेज आपको मिल रहा है, वही थीम होता है। द थीम गिव्स यूनिटी टू द वर्क एंड हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द राइटर्स पर्पस क्लियरली। तो राइटर जो कुछ भी अपने स्टोरी में कह रहा है, वो राइटर जो कह रहा है उसको रीडर को समझने में ईजिली हो जाता है, मतलब आसानी हो जाती है, ईजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि राइटर क्या कुछ कहना चाह रहा है इस स्टोरी के अंदर, वही थीम है। यानी पूरा कहानी पढ़ने के बाद जो एक निचोड़ हमें मिलता है, जैसे आप लोगों ने अपने सिलेबस में द लास्ट लीफ पढ़ा है, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी, तो आपको एक मैसेज मिला कि इसमें राइटर हमें सेक्रीफाइस के बारे में बता रहा है, होप के बारे में बता रहा है, ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में बता रहा है। द एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा एंटोन चेकव की शॉर्ट स्टोरी, तो आपको क्या थीम मिला उसमें कि एक अकेला इंसान है जो बूढ़ा है, गरीब है, उसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन उसके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है। तो राइटर हमें ये बता रहा है कि हमें लोगों के दर्द को सुनना चाहिए, क्या पता हमारे सुनने से किसी का दर्द कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमर इन प्रोज। प्रोज में ह्यूमर क्या है? देखो ह्यूमर एक प्रोज डिवाइस है। ह्यूमर इन प्रोज द यूज ऑफ फनी और लाइट हार्टेड सिचुएशन एंड लैंग्वेज टू एज्यूम रीडर्स। इट मेक्स राइटिंग इंजॉयबल एंड लिवली। यानी कि ह्यूमर एक ऐसा प्रोज डिवाइस है जिसका यूज़ राइटर तब करता है जब राइटर को अपने रीडर को हंसाना होता है। अपने स्टोरी के अंदर जब भी राइटर फनी सीन क्रिएट करना चाहता है, अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को हंसाना चाहता है,
तो वो ह्यूमर का यूज़ करता है और ह्यूमर के अपोजिट एक पैथोस आता है, जिसका मतलब होता है जब राइटर अपने रीडर को रुलाना चाहता है, सैड करना चाहता है, तब पैथोस का यूज़ करता है। ह्यूमर आल्सो हेल्प क्रिटिसाइज सोशल फॉल्ट्स जेंटली एंड रिड्यूस टू सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी राइटर ह्यूमर के माध्यम से ही समाज को क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है और बहुत सारी चीज़ें ह्यूमर वे में भी कह जाता है। तो ह्यूमर भी एक बहुत अच्छा प्रोज डिवाइस है जिसका यूज़ राइटर अपने रीडर को हंसाने के लिए करता है। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी जो वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किया आप ज़रूर देखिएगा। और आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स है उसको भी हम पढ़ा चुके हैं, या आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसकी भी पूरी क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो देखकर हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।